2024 में भी पीएम मोदी ही रहेंगे। जो पिछले 10 साल 15 साल से प्रॉब्लम इंडिया के लोग फेस कर रहे हैं, क्या उसको इस बार एड्रेस किया जाएगा? इंडिया में 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 2 टाइम का खाना नसीब नहीं होता। इंडिया में इस मूवमेंट पे कास्ट सेंसस से ज्यादा स्किल सेंसस की जरूरत है। आज के टाइम देखा जाए तो गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पे जीएसटी एजुकेशन पे भी 18% लगा के बैठी है। इंडिया की टोटल आबादी देखा जाए तो 140 करोड़ के आसपास है, जिसमें तो 3.44 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 2 टाइम का खाना नसीब नहीं होता है। लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था और वो रिजल्ट भी आ चुका है। कोई भी क्लियर मेजोरिटी नहीं है इस बार। रिजल्ट आने के बाद ये क्लियर हो चुका है कि 2024 में भी पीएम मोदी ही रहेंगे। 2014 और 19 में बहुमत से सरकार बनाया था, लेकिन इस बार सीट थोड़ी सी कम आई है। तो अगर इस बार भी पीएम नरेंद्र मोदी होंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का 3 बार का कार्यकाल बराबरी कर लेंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बट क्वेश्चन ये है कि इससे आम जनता को क्या फायदा होने वाला है? जो पिछले 10 साल 15 साल से प्रॉब्लम इंडिया के लोग फेस कर रहे हैं, क्या उसको इस बार एड्रेस किया जाएगा? इंडिया में आज भी मिडिल क्लास और गरीब क्लास का नंबर बहुत ज्यादा है और आज इंडिया वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। बट अगर इसको हटा के देखें तो इंडिया में 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 2 टाइम का खाना नसीब नहीं होता। और रेलवे में देखा जाए तो बुलेट ट्रेन, सेमी हाई स्पीड ट्रेन और वंदे भारत जैसी ट्रेन पे इंडिया काम कर रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। डेवलप बनने के लिए आपको ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करना ही चाहिए, लेकिन देखा जाए तो गरीब लोग के लिए आज नॉर्मल ट्रेन में कंफर्म टिकट लेना बहुत ही मुश्किल है। आप इस ट्रेन को देखिए और इसमें बैठे पैसेंजर को देखिए, क्या ये डेवलप्ड कंट्री का निशानी है? आजादी मिले हमें 70 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन आज भी मिडिल क्लास गरीब क्लास सफर ही कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। कांग्रेस 60 साल से ज्यादा सेंट्रल में रही है और हर बार उनका चुनाव का मुद्दा गरीबी ही रहता है। इस बार वो रिजर्वेशन को लेकर था और बीजेपी कहीं ना कहीं रिलीजियस को लेकर रहती है। आज भी इंडिया में मिडिल क्लास और गरीब क्लास ही सफर कर रहे हैं। क्या सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि ग्रास रूट लेवल पे जाके गरीबों के लिए किया जाए? कुछ अच्छे स्टेप उठाए गए हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोगों को जरूरत है। आगे इस वीडियो में इंडिया के 5 प्रॉब्लम पे बात करेंगे और आने वाला कोई भी सेंट्रल में सरकार हो उसको इस तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि 90% पीपल जो मेरा वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, फैमिली ग्रुप, हर जगह व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करें। इंडिया में सबसे ज्यादा इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू, स्कैम, जीएसटी प्रेशर एंड ले ऑफ ये सबसे मेजर इशू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने ये चैलेंज सामने होगा। अगर इस चुनाव का मुद्दा देखा जाए तो कास्ट सेंसस को लेके कांग्रेस बहुत ज्यादा ही आगे बढ़ चुकी थी, बट इंडिया में इस मूवमेंट पे कास्ट सेंसस से ज्यादा स्किल सेंसस की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रो कर रहा है वैसे वैसे डिफरेंट स्किल की रिक्वायरमेंट है। हाल ही के दिनों में देखा जाए तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कंपनियां बहुत सारे अपने वर्कफोर्स कम की है। अगर कोई भी कंपनी अपनी वर्कफोर्स कम कर रही है तो उसका 2 रीजन हो सकता है। पहला कि जो स्किल रिक्वायरमेंट है उस कंपनी के लिए वो आपके पास नहीं है। सेकंड, वो कंपनी घाटे में चल रही है और उसके पास पैसे नहीं है आपको सैलरी देने के लिए। तो इंडिया में स्किल पे काम करने की बहुत जरूरत है। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम लॉन्च किए थे, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिस स्कीम के थ्रू आपका अप स्किल और री स्किल पे काम किया जाए। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, क्राफ्टमैन स्कीम जैसे स्कीम लॉन्च किए गए थे। आज इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। ये जॉबलेस ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को आगे आना पड़ेगा और स्किल के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। सेकेंड पॉइंट, इंडिया को अपने टैक्स सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। एक सर्वे से पता चलता है कि इंडिया में 30% लोग ऐसे हैं जिनका इनकम 5 लाख to 30 लाख पर एनम है और 3% इंडियन ऐसे हैं जिनका इनकम 30 लाख से ऊपर है। तो अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो अगर आप 3 to 6 लाख के स्लैब में आते हो तो आपको 5% का डायरेक्ट टैक्स भरना पड़ता है। उसके अलावा आम आदमी पे इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी लगाया जाता है। एक गरीब और मिडिल क्लास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रोटी, कपड़ा, मकान। और इससे जब वो ऊपर जाता है तो फिर एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन पे अपना खर्चा करता है। आज के टाइम देखा जाए तो गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पे जीएसटी एजुकेशन पे भी 18% लगा के बैठी है। और अगर आप लोअर क्लास और मिडिल क्लास को देखोगे तो बहुत कम ऐसे हैं जो 4 व्हीलर अफोर्ड करते हैं। वो सबसे ज्यादा बाइक का यूज करते हैं और बाइक खरीदते हैं, लेकिन बाइक पे भी 18% टैक्स लगा दिया जाता है। उसके अलावा टोल टैक्स, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये आपको अलग से पे करना पड़ता है। इंडिया में ऑलरेडी 60% के आसपास मिडिल क्लास होने वाले हैं। आप खुद सोचो ये टैक्स बर्डन कितना ज्यादा है उन पे। थर्ड पॉइंट है कि इंडिया को अपने हेल्थ केयर सिस्टम पे काम करना पड़ेगा।
कंट्री लाइक जर्मनी, यूएस, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, स्वीडन एंड जापान जैसी कंट्री अपनी ग्रास रूट लेवल पे हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत अच्छा किया है। तो जब ये कंट्री कर सकते हैं तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता? पिछले 10 साल में हेल्थ केयर सिस्टम पे काफी काम हुआ है और खासकर जब कोविड आया उसमें इंडिया का सारा हेल्थ केयर सिस्टम एक्सपोज हो गया। इंडिया में हॉस्पिटल के नाम पे एम्स सबसे ज्यादा वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी का माना जाता है, लेकिन कांग्रेस ने अपने पूरे कार्यकाल में 60 साल के कार्यकाल में बस एक एम्स बनवाया था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 एम्स बनाए और पिछले 10 साल में 15 एम्स बनाए गए। टोटल इंडिया में 22 के आसपास एम्स हैं, जिसमें से 19 या 20 ऑपरेशनल है। इंडिया में पॉपुलेशन और डॉक्टर का रेशियो देखा जाए तो 1:834 है, बट WHO की माने तो डॉक्टर की रेशियो 1:1000 के आसपास होना चाहिए। तो इस रेशियो को और नीचे लाना पड़ेगा 1:500 के आसपास, जिससे आम लोगों को काफी फायदा हो। 1950 से 2014 तक MBBS सीट 51,348 था, बट 10 साल में इसको बढ़ाकर 1,08,940 सीट मतलब डबल कर दिया गया। जहां 2014 तक 387 मेडिकल कॉलेज थे, 2014 के बाद 10 साल में इसको भी डबल कर दिया गया। तो हेल्थ केयर सिस्टम पे 10 साल में काफी काम किया गया है, लेकिन और भी इस पे काम करने की जरूरत है। 4th पॉइंट, गरीबी। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसमें बताया कि इंडिया में MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 14.96 है। इंडिया की टोटल आबादी देखा जाए तो 140 करोड़ के आसपास है, जिसमें तो 3.44 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 2 टाइम का खाना नसीब नहीं होता। इंडिया का पर कैपिटल इनकम देखा जाए तो 2014 में 72,805 रुपीज था, बट 2022 और 23 में 98,374 हो गया। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि इंडिया और चाइना एक टाइम पे आजाद हुए और 1990 तक इंडिया और चाइना का जो ऑलमोस्ट पर कैपिटल इनकम था वो भी सेम ही था, इवन इंडिया का ज्यादा ही था। इंडिया का पर कैपिटल इनकम $368 था, वहीं पे चाइना का $318 था। आज देखा जाए तो इंडिया और चाइना के पर कैपिटल इनकम में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। उनका $10,000 से पार हो चुका है, तो हम अभी $2,800 के आसपास हैं। इसके पीछे का रीजन देखा जाए तो इंडिया में करप्शन बहुत हाई था, एसेट क्रिएशन के नाम पे जीरो था, लोगों को इकोनॉमिक फ्रीडम जीरो था, और इंडिया स्टिल फेसिंग बैड पॉलिटिक्स ओवर कास्ट, रिलीजन एंड आर्चर। 5th पॉइंट वो है क्राइम फ्री एनवायरनमेंट फॉर मेन एंड वुमेन। इंडिया में क्राइम, मर्डर, रॉबरी, रेप, टॉर्चर, सीड्यूस, सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत आम बात है। NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का एक रिपोर्ट माने 2021 से 2022 में 4% से ज्यादा क्राइम बढ़ चुका है। एक क्राइम इंटेंसिव कंट्री खुद के कंट्री के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो लोकल बिजनेस को इम्पैक्ट करना, ह्यूमन कैपिटल लॉस, माइग्रेशन, लॉ एनफोर्समेंट का खर्चा बढ़ जाना, जुडिशियल सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ना, टूरिज्म डिक्लाइन होना और करप्शन बढ़ना, तो इन सारी चीजों पे क्राइम का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। तो ये 5 सबसे हॉट टॉपिक थे जो मुझे आप लोग के साथ शेयर करना था कि गवर्नमेंट को इस पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम डेवलप्ड होना चाहते, प्रॉब्लम ये है कि गरीब लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं और हम किसी के सर के ऊपर पैर रख के आगे नहीं बढ़ना चाहते। इंडिया में और भी प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए और आगे आने वाली वीडियो में उन सारे प्रॉब्लम को एड्रेस जरूर करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट में जरूर मुझे बताएं कि आपको क्या चीजें वीडियो में मिसिंग है और इंडिया के ग्रोथ के लिए और क्या क्या फैक्टर मायने रखता है। एक बार और रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूं, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।